नमस्कार सभी को। समय की कमी के कारण मैं आज ये वीडियो ऐसे बना रही हूँ। तो जैसे पहले हमने भारतेंदु जी का जीवन परिचय देखा था, आज हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में देखते हैं। जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। पिताजी का नाम रामचरण राम, जो भक्त और काव्य रसिक थे। माता का नाम सरयू देवी, जो धार्मिक विचारों की महिला थी। और 4 भाइयों में से सियाराम गुप्त ही काव्य और साहित्य क्षेत्र से जुड़े। तो ये प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त और श्री सियाराम गुप्त दोनों भाई थे। मैथिली शरण गुप्त चिरगांव की प्राइमरी पाठशाला में कुछ समय तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हुए काव्य रचना में लीन रहे। इन्हें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का वरदहस्त सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्राप्त था। यानी इनको वो आशीर्वाद प्राप्त था, यानी इनको उसमें भाग लेने का मौका मिला। इनकी आरंभिक कविताएं इसी पत्रिका में प्रकाशित होती रही। राम भक्ति और कविता के प्रति लगाव गुप्त जी को पैतृक विरासत में मिला था, जो इनका जीवन भर बना रहा। मैथिली शरण गुप्त को अपनी अनवरत रचनाशीलता के लिए साहित्य जगत में यथोचित सम्मान प्राप्त हुआ। 1936 ईस्वी में इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से साकेत के लिए मंगला प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया गया। 1946 में इन्हें सम्मेलन की ओर से साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1948 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें मानद डी.लिट की उपाधि से विभूषित किया गया। वे 1952 से 1964 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। हिंदी जगत में वे राष्ट्रीय कवि और दद्दा के रूप में जाने जाते रहे। 1964 में ही गुप्त जी का देवासन हुआ। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे कि उनको कौन कौन सा सम्मान और कब कब मिला। और आगे चलते हैं। साहित्यिक योगदान। मैथिली शरण गुप्त की काव्य यात्रा द्विवेदी युग से प्रारंभ होकर छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता के दौर तक फैली हुई है। इनकी चिंताधारा में पूरे 50-60 वर्षों की काव्य यात्रा में प्राय कोई विशेष मोड़ या परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। यानी आप देखेंगे कि जिस तरह के इनके विचार थे, ये हमेशा वैसा ही लिखते रहे। हिंदी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर आदि कवियों के साथ गुप्त जी एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में स्वीकृत हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की भारत के भविष्य की कल्पना का आधार रामायण, महाभारत और अन्यान्य भारतीय पौराणिक कथाओं में निहित है। अतः इनमें कहीं कहीं पुनरुत्थान का भी आभास मिलता है, लेकिन राष्ट्रीय जागरण और स्वाधीनता के मूल्यों से जुड़कर उनकी पुनरुत्थानवादी चेतना अगतिशील नहीं होने पाती। वर्तमान की अनेक समस्याओं का समाधान अतीत की घटनाओं के आधार पर करने के बावजूद गुप्त जी अतीतोन्मुखी नहीं थे। देखिए, अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसको समझ लिया। ये यहाँ से आपको पता चलता है कि इनको आप राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि के रूप में जानते हैं, और इन्होंने रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं में सनातन धर्म के अनुसार कल्पना की कि भारत का भविष्य इस तरह से हो, उसका पुनरुत्थान हो, यानी दोबारा से उसकी प्रगति हो। अतीत की बातों को ही लिखते ज़रूर थे, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल कह सकते हैं कि भी पिछड़े हुए थे या अतीत की बातों पर ही वो करते थे। अतीत की बातों से शिक्षा लेते थे, रामायण से, महाभारत जैसे ग्रंथों से।
इसके लिए इनकी देशभक्ति और राष्ट्रीयता की चेतना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से लेकर सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कृषक मजदूर आंदोलन, स्वाधीनता प्राप्ति का हर्षोल्लास, देश के विभाजन का आतंक, संसदीय कार्यविधि तथा राष्ट्रभाषा का प्रश्न इनके काव्य का प्रमुख विषय बना रहा। तो इन जैसे कि राष्ट्र कवि हैं तो इनके रचनाओं का प्रमुख विषय हमेशा राष्ट्रभक्ति ही रही है। भारत भारती, गुरुकुल, स्वदेश संगीत, द्वापर आदि अपनी रचनाओं में कवि ने देश की अखंडता के लिए सामाजिक समता और भावनात्मक एकता के महत्व को रेखांकित किया है। साकेत, द्वापर, पंचवटी, यशोधरा, हिडिंबा आदि रचनाओं में गुप्त जी ने भारतीय नारी की समस्या पर गंभीरता से प्रकाश डाला है। नारी मुक्ति की समस्या को, भारतीय नारी के आदर्श को, नारी की ममतामयी मूर्ति को उपयुक्त प्रबंध काव्यों में अत्यंत सहानुभूति के साथ चित्रित किया गया है। ये जो मैं आपको लिटरेचर पढ़कर सुना रही हूँ मैथिली शरण गुप्त जी का, इससे आपके बहुत सारे प्रश्न निकल रहे हैं। अभी आपने इनकी रचनाओं के नाम जो पढ़े, इन पर आप अंडरलाइन कीजिएगा कि जो ये रचनाएं हैं, इन रचनाओं की विशेषता है कि ये भारतीय नारी की समस्या को गंभीरता से प्रकाश डालती हैं। दूसरा, प्रबंध काव्य है। इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि इनमें से प्रबंध काव्य कौन सा है, इसमें कौन सी समस्या उजागर की गई है। आगे चलिए। अपने विस्तृत भाव जगत को अत्यंत व्यापक पाठक समुदाय के सामने प्रस्तुत करने के लिए मैथिली शरण गुप्त ने भारतेंदु की तरह आम पोहम हिंदी को अपनी रचना का आधार बनाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा निर्धारित व्याकरण समस्त भाषा का ही अधिक प्रयोग किया है। स्थान स्थान पर मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग कवि ने अपनी भाषा में लोकोन्मुख बनाने का प्रयास किया है। कुछ संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्द का कुशल संयोग से इन्होंने तद्भव प्रधान भाषा को अपनी काव्य भाषा का मुख्य आधार बनाया। अतः इनकी रचना में हिंदी खड़ी बोली के जातीय स्वरूप की पूरी तरह रक्षा की गई है। गुप्त जी की रचनाएं, इस पहरे में उनकी जो रचना है उनकी भाषा पर, उनकी भाषागत क्या विशेषताएं हैं, प्रकाश डाला गया है कि उन्होंने तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है और भारतेंदु जी की तरह ही हिंदी की रचना में अहम रोल अदा किया है। अब आगे चलते हैं इनकी काव्य रचनाएं। सबसे पहले देखिए इनकी काव्य। रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, कुणाल, झंकार, उच्छ्वास, द्वापर, सिद्धराज, विष्णुप्रिया, जय भारत, जयद्रथ वध, पंचवटी, नहुस, वन वैभव, बक संहार, मंगलघट, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, अंजलि और अर्ध्य, स्वदेश संगीता, वैतालिक, हिंदू शक्ति, गुरुकुल, विकट भट्ट, पद्य प्रबंध, पत्रावली, शकुंतला, हिडिंबा, विश्व वेदना, किसान, पृथ्वीपुत्र, राजा प्रजा, तिलोत्तमा, अजित लीला, अनघ, चंद्रहास, स्वपन वासवदता, मेघनाद वध, विरहिणी ब्रजांगना तथा उमर खयाम की रुबाइयाँ। इनमें से किसी भी काव्य संग्रह का नाम देकर और 3 अलग तरह के ऑप्शन देकर पूछा जाता है कि भारतेंदु जी की कविता कौन सी है, या 3 इनकी कविता काव्यों का नाम देकर एक अलग रख दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता कौन सी नहीं है। तो जितने भी इसमें नाम हैं ज़्यादातर बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे काबला, करबला और साकेत, यशोधरा, जय भारत, जयद्रथ वध, पंचवटी, नहुस, ये सारी बहुत बार पूछी गई हैं टीजीटी लेवल से पीजीटी लेवल, नेट लेवल तक में। आइए आगे चलते हैं। तो बार बार जब आप पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, तो आप याद कर पाएंगे।
अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा ताकि आप लोगों को याद रहे। भारत भारती अतीत खंड से चर्चा हमारी भी कभी संसार में स्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और क्लत्र थी। ये इनकी भारत भारती है। अगली भविष्य खंड से क्षत्रिय, हे क्षत्रियों सोचो तनिक, तुम आज कैसे हो रहे, हम क्या कहें कह दो तुम्हें, तुम आज जैसे हो रहे, स्वाधीनता सारी तुम्ही ने न खोई देश की, बनकर विलासी विग्रही नैया डुबोई देश की। तो देखा आपने किस तरह से ये सोए हुए क्षत्रियों को जगाने का काम कर रहे थे उस वक्त। ये मैं एक संक्षिप्त छोटा छोटा सा परिचय आपको दे रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये किस तरह से देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं करते थे। ऐसे ही नहीं इन्हें राष्ट्रीय कवि कहा जाता। शूद्र, शूद्रों उठो तुम भी, भारत भूमि डूबी जा रही है, योगियों को भी अगम, जो वर्त तुम्हारा वह वही, जो मातृ सेवक हो वही, सूत श्रेष्ठ जाता है गिना, कोई बड़ा बनता नहीं लघु और नर्म हुए बिना। साधु संतों महतो स्वामियों, गौरव तुम्हारा ज्ञान है, पर क्या कभी इस बात पर जाता तुम्हारा ध्यान है, वह देश चाहे सुगम हो आवेश अति दुर्गम्य है, सौरभ रहित है जो सुमन, वह रूप में क्या रम्य है। साकेत, हमेशा आपने इसका नाम सुना होगा। इसके 9वें सर्ग में से कुछ पंक्तियां देखिए। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। यहाँ गेही जो शब्द है इसका मतलब है जिसमें विराग उत्पन्न हो गया हो। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये यहाँ तक इनकी रचनाओं का एक छोटा सा नमूना आपको पेश किया गया है। अब आगे कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे अभी आपने देखा मैथिली शरण गुप्त की 2 काव्य पुस्तकें भारत भारती और साकेत के 9वें सर्ग के कुछ अंश पाठ्यक्रम में थे। तो यहाँ से आप इनकी मुख्य मुख्य जानकारी लीजिए कि 1912 में इनकी रचना हुई थी। इसका जो घोषित उद्देश्य था वो हाल ही में मुद्दसर की तर्ज पर हिंदुओं के लिए ऐसी रचना का सृजन कर रहा था जो अपने राष्ट्र अपनी सभ्यता के प्रति जागरूक हो सके। तो ये जब आप डिटेल पढ़ते हैं ना तो आपको पता चलता है कि भारत भारती में क्या है और किस लिए इसकी रचना हुई। फिर अगली हमने साकेत की कुछ पंक्तियां पढ़ी। तो गुप्त जी का प्रतिनिधि प्रबंध काव्य है, ये है 1931 में आई। रामायण लेखन की परंपरा में उर्मिला सदा से उपेक्षित रहती आई हैं। यह रचना एक प्रकार से उर्मिला की अंतकही कहानी है, अनकही। तो पूछा जाता है साकेत में किसका वर्णन है? उर्मिला। ये आपको पता होना चाहिए, लक्ष्मण जी की पत्नी थी उर्मिला। भारत भारती, कवि ने भारतीय सभ्यता के उत्थान पतन की कथा को अतीत, वर्तमान और भविष्य खंड में चित्रित किया। तो अभी हमने जब देखा भारत भारती का अतीत और वर्तमान कुछ खंडों की पंक्तियां, तो यहाँ से आपको ये नॉलेज प्राप्त होती है कि भविष्य और अतीत में कौन सी काव्य रचना है? भारत भारती। मन करे तो आप इसको यहाँ पर स्टॉप करके पढ़ लें, इसलिए मैंने कुछ सेकंड के लिए रोक दिया है।